हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसे कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसकी हम बात करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। तो पहली बात है कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन देखी जाती है, इसमें कहा जाता है कि करंट जो फ्लो करती है वो कांस्टेंट होती है। करंट जो होती है वो कांस्टेंट होती है और पोटेंशियल जो डिफरेंस होती है वो अलग होती है। पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल कही जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल मानी जाती है। क्लियर? कोई डाउट? ओके। तो करंट को कांस्टेंट कर दिया। इसमें होता क्या है कि इस तरह से रहता है, एक रेजिस्टेंस इस तरह से है R1 और इसी में एक और रेजिस्टेंस आप जोड़ दिए ऐसे R2। तो यहाँ से अगर करंट सपोज दैट इससे जा रही है ऐसे, तो ये I जो करंट है वो सभी में सेम है। देख रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। और जो पोटेंशियल ड्रॉप है, मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है, C है। तो पोटेंशियल जो ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस में अलग है और इस रेजिस्टेंस में अलग है, लेकिन करंट जो है वो सेम है। तो ये जो दो वायर है, मतलब कि दो रेजिस्टेंस है, सेम वायर में दो रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़ जाएंगे। अब सीरीज में जब जुड़ेंगे तो वो कैसे दिखेंगे, हम लोग इसको डिराइव करेंगे। वैसे ही अगर पोटेंशियल को अगर आप दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये V1 और ये हो गई आपको V2। उसी तरह से अगर यहाँ पर बात करें A, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर ये B, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, फिर इसकी बात करते हैं C, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और इसकी बात करते हैं D। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गई R3। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, V1, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, V2, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, V3। इस तरह से अपना है ना, इस तरह से आपको है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो किस में है, सीरीज में। तो अब क्या करते हैं कि हम प्रूफ करते हैं, तीन को ही लेकर चलते हैं। इसी में हम क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं। इसमें एक सेल लगा दिए, ऐसे, ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, V। तो यहाँ से करंट ऐसे आएगी, ऐसे करंट आ रही है, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे I करंट फ्लो कर रही है। तो इसमें जो है, अगर ये A है तो इसको भी हम लोग A ही लिखते हैं, और ये अगर D है तो ये भी क्या लिखते हैं, हम लोग D ही लिखते हैं। जब कोई डिवाइस नहीं रहता है तो पोटेंशियल क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। इसको हम लोग प्लेन वायर कॉन्सेप्ट कहते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ से डायग्राम से अगर हम देखें तो एक तो हो गया कि VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो गया, V हो गया। VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे, VA, अब यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी, VA माइनस VD लिखते हैं। VA है और यहाँ पर D है, तो VA VD या VA और VD, V है। अब यहाँ लिखते हैं क्या, VA माइनस VD को लिख सकते हैं क्या, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। ऐसे VA माइनस VB ये हो गया, VB माइनस VC ये हो गया,
और VC माइनस VT ये हो गया। इस तरह से ज़्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऐसा चलना स्टार्ट किया, ऐसे चल रही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, IRS, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसको लिख सकते हैं क्या, IR1, IR2 और IR3। इसको लिखेंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। इस तरह से हो गया। I जो है, I करेंट सप्लाई, करेंट सप्लाई बाय सेल। I जो है करंट सप्लाई बाई क्या है, सेल है। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं और RS लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू जो आएगा वो V आएगा और डिवाइड बटे क्या आएगा, R1, R2, R3। इस तरह से वैल्यूज होगी। I इज इक्वल टू V बटे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गई करंट सप्लाई। अब आपको कैलकुलेट क्या करना रहेगा, प्रत्येक में पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टेंस, इन ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक रेजिस्टेंस में अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे, V1 इज इक्वल टू I और क्या हो गया, R1। तो देखिए V1 को लिख रहा हूं, I को मैं क्या लिखूंगा, ये देखिए लिख रहा हूं, V यहां पर लिखेंगे R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया आपका V1। उसी तरह से V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा और यहाँ पर R2 हो जाएगा डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से V3 हो जाएगी, V3 इज इक्वल टू हो गया IR3, मतलब कि पुट करेंगे I का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा R3 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से वैल्यू चाहिए। V1 इज इक्वल टू IR1, V1 इज इक्वल टू VR1, इस तरह ये रिजल्ट आएगा। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया प्रत्येक रेजिस्टेंस में। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर आपको n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हो, रजिस्टर क्या हो, n हो, तो कैसे जोड़ेंगे, फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो क्या लिखेंगे, RS इज इक्वल टू R1, R2, R3 अप टू डॉट 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 Rn। इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हो तो R1, R2 डॉट 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 Rn इज इक्वल टू R, सब इक्वल हो तो लिखेंगे क्या, RS इज इक्वल टू R, ये सब R, इस तरह से होगा। तो इसको लिखेंगे क्या, N इंटू R, और ये क्या हो गया, R इंटू S, ऐसे सीरीज में। तो N से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, for maximum resistance we should add in series। अगर आप
मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको जोड़ना होगा सीरीज में। सीरीज में बातें करनी होगी आपको। ओके, इसको हटाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको सपोज दैट एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि आपको पैरेलल और सीरीज सिर्फ सीरीज की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड करंट in each resistance and potential drop and potential drop। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है। ये है 4 ओम, ये क्या है 2 ओम, और बैटरी की जो सप्लाई है पोटेंशियल, जो बैटरी सप्लाई कर रही है करंट, वो कर रही है क्या, आई करंट कर रही है। यहां पर है 20 वोल्ट, इस तरह से। ये कितना है, ये हो गया क्या V2 हो गया। ये कितना हो गया, ये क्या हो गया V1 हो गया। V1 और V2 है, तो ये हो गया आपका क्या I, इसको बोलते हैं I। ये हो गया आपका I। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो सोल्यूशन अगर बात करते हैं आप सोल्यूशन की, तो क्या लिखेंगे इसमें, रेजिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ेंगे कि नहीं, RS इजिकल टू R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू कितनी है 4 है, 4 प्लस 2, ये हो गया 6 ओम। तो I इजिकल टू जो होगा वो क्या होगा V/RS होगी। तो यहां पर लिखेंगे I इजिकल टू 20 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया आपको 10/3 एम्पियर। अब सीरीज में क्या होती है कि करंट सबके लिए सेम होती है, तो सभी के लिए करंट क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये तो आपको मालूम ही है ना। एवरी रेजिस्टेंस हैविंग सेम इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या मिल रही है बच्चों, सेम मिल रही है। तो अब यहां पर ऐसे लिखेंगे कि जो करंट जो 4 एम्पियर के लिए है, जैसे I क्या लिख रहा है I4, इसका मतलब है कि करंट 4 ओम में कितना है 10/3 एम्पियर है। ये हो गया आंसर। और I जो है 2 ओम में भी करंट कितना है 10/3 एम्पियर ही है। ये समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है कि वोल्टेज निकालना है, तो V1 इजिकल टू I1 इंटू R1, तो ऐसे लिखेंगे। यहां पर क्या है, पहला में I4 है, तो 10 बटे कितना 3 इंटू 4, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बटे 3 वोल्ट आ गया V1 इजिकल टू। तो एक आंसर ये भी हो गया। क्लियर। और दूसरा में क्या आ रहा है, दूसरा में करंट भी सेम है और रेजिस्टेंस देखिए, जो V2 इजिकल टू है वो है 10/3 इंटू 2, तो ये हो गया कितना 20/3 वोल्ट हो गया। ये हो गया आंसर। अब इसमें क्या देखना है आपको कि इन दोनों को अगर दोनों पोटेंशियल को अगर जोड़ दें तो इतना आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, दोनों का अगर पोटेंशियल आप ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20 वोल्ट, तो इसको जोड़ेंगे तो 20 वोल्ट आएगा। ओके, इसी में कंटिन्यू करते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो भाई,
पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, करंट जो होती है वेरिएबल होती है, करंट वेरिएबल, और पोटेंशियल जो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो होती है कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है ना। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जुड़ा हुआ हो, इस तरह से ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वायर जो है ना अलग अलग हो जा रहा है, दिख रहा है। और यहां पर मान लीजिए पोटेंशियल VA है और यहां पर क्या है, VB है। तो इसके लिए ये R1 है, I कौन है, ये R2 है। तो इसमें करंट I, तो यहां भी करंट होना चाहिए क्या, I। और यहाँ पर करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, I1 और यहाँ पर हो गई I2, डिवाइड हो गई, I से I1 I2 हो गई, और फिर I1 और I2 यहाँ पर मिल के क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लिए वो क्या है, VA माइनस VB है, और R2 के लिए भी क्या है, VA माइनस VB है। मतलब कि इस वायर के लिए अगर हम बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, एंड वाला पॉइंट यहाँ पर है R1 के लिए, और R2 के लिए बात करेंगे तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे है और एंड पॉइंट कहाँ पर है, B पे है, एंड पॉइंट B पे। क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हमको ये देखने को मिल रहा है कि करंट जो है डिवाइड हो गई, तो हमने करंट को वेरिएबल कर दिया, और दोनों में पोटेंशियल जो है वो सेम लग रहा है, तो हमने पोटेंशियल को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक वायर, और ये 3 भागों में डिवाइड हुआ, यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ऐसे होकर और यहाँ आ गया, इस तरह से बना हुआ है। इसका नाम A होगा तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। और इस तरह से एक सेल को जोड़ दिया गया है, ये माइनस प्लस V, इसमें इस तरह से I करंट आ रहा है ऐसे। यहाँ पर क्या है, I1 है और I2 है, I3 है, R1 है, R2 है, R3 है, ये हो गया I3 हो गया, ये हो गया I2 हो गया, और ये हो गया क्या, I1 हो गया ऐसे, ये हो गया I, ये हो गया I, ये सब I हो गया, ऐसे हो सकता है। तो ये जो है आपको, ये भी A ही होगा, प्लेन वायर है। यहाँ पर क्या हो गया, B हो गया, ये भी क्या हो गया, B, और ये भी B, इस तरह से। तो एट ए पर अगर हम बात करें, एट ए पे, तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ से एक मेन करंट ऐसे आ रही है, यही करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो I1 हो गई, फिर I2 हो गई, और फिर क्या हो गई, I3 हो गई, और ये जगह क्या है, I। तो I इज इक्वल टू I1, I2 और क्या हो गया, I3, ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओम्स लॉ का यहां पर अगर यूज करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा। तो V इज इक्वल टू I और क्या लिखेंगे, RP लिखेंगे, RP लिखेंगे। तो I इक्वल टू लिखेंगे V डिवाइडेड बटे RP। फिर V इज इक्वल टू लिखेंगे I1 और R1 लिखेंगे, तो I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे R1। फिर V इज इक्वल टू लिखेंगे I2 और R2 लिखेंगे, तो फिर I2 इज इक्वल टू लिखेंगे V डिवाइडेड बटे R2।
फिर V इज इक्वल टू लिखेंगे I3 और R3। तो I3 इज इक्वल टू लिखेंगे ये V डिवाइडेड बटे R1, ये V डिवाइडेड बटे R2 और ये V डिवाइडेड बटे R3 I3। अब इस सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए तो क्या मिलेगा, V बटे RP, V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3, वन बटे RP इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। वन बटे RP इक्वल टू 1 बटे R1 इस तरह से आपको जुटेगा। ठीक है, तो फॉर अगर हम बात करें कि फॉर एन नंबर की अगर बात करें, एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो लिखेंगे 1 बाई RP, 1 बाई R1, R2, 1 बटे RN। अब मान लीजिए कि सब इक्वल है, R1, R2, R3 सब इक्वल है, तो 1 बटे RP इक्वल टू 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस डॉट डॉट 1 बटे R। तो ये मिलेगा कि आपको 1 बटे RP इज इक्वल टू N बाई R, ऐसे मिलेगा, है ना। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये वाला इसको मिटाते हैं, और इसको मिटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर, RP इक्वल टू RP इज इक्वल टू R बाई N से डिवाइड हो रहा है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस वी शुड ऐड इन पैरेलल में ऐड करना होगा। अगर मिनिमम आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको जोड़ना होगा किसमें, पैरेलल में। ओके, इसको हटाते हैं। अब यहां पे जैसे मान लीजिए ऐसा है, करंट निकालना है प्रत्येक में, तो कई तरीका है। यहां पर लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू I1 और R1, तो आ गया करंट V बटे R1, ये करंट आ गया पहला में। दूसरा में करंट I2 इज इक्वल टू V बटे R2। तीसरा में जो करंट आ गया वो हो गया I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे R3। एक एक करके आप निकाल सकते हैं। इसमें जो करंट जा रही है रेजिस्टेंस, वो पोटेंशियल कौन सा होगा, सेल वाला होगा। इसमें भी सेल वाला, और इसमें भी जो लगेगा वो सेल का ही पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के लिए बारी बारी से आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब सिंपल है। अब बात यहां पर है कि करंट सप्लाई अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आपको पता ही है कि V इज इक्वल टू I और RP लिखते हैं हम लोग, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे RP लिखते हैं, है ना। और RP का वैल्यू क्या था, RP का जो वैल्यूज था वो ऐसे निकालते थे,
1/RP इजिकल टू 1/R1 1/R2 और 1 क्या लिखेंगे R3। इसको फिर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा R2 R3, फिर मिलेगा R1 R3, फिर मिलेगा क्या R1 और R2, और फिर क्या मिलेगा R1 R2 और R3 1/RP। तो RP इजिकल टू R1 R2 R3 डिवाइडेड बटे R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 और R2। अब क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा I इजिकल टू V, इसको जब पुट करेंगे तो इस ऊपर चला जाएगा और क्या मिलेगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बटे R1 R2 और R3। इस तरह से मिलेगा मेन करंट सप्लाई। ऐसे काफी सिंपल। अब एक हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे इसमें जिसका नाम है डिवीजन रूल। जनरली सवाल उसमें पूछता है, हटाता हूं उसको। डिवीजन रूल देखिएगा, डिवीजन रूल इस तरह से एक रेजिस्टेंस है जो R1 है और ये जो है आपको क्या है R2 है। तो ये हो गया I1, ये भी हो गया I1, ये हो गया I2 और ये है I2। ठीक है, और यहां से करंट आ रही है I, इधर से करंट मिलना चाहिए। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इसके लिए पोटेंशियल और इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो क्या लिखेंगे V1 इजिकल टू V2 लिख देंगे, मतलब I1 R1 और I2 R2। यहां से हो गया, एक क्या हो जाएगा I इजिकल टू I1 प्लस I2। तो I इजिकल टू क्या हो गया I1 प्लस I2। I2 के बदले क्या लिखेंगे I1 R1 डिवाइडेड बटे R2। तो I इजिकल टू हो गया I1 R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे R2। तो यहाँ पर क्या हो गया I1 इजिकल टू IR2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। इस तरह से लिखेंगे। वैसा ही I2 इजिकल टू लिखेंगे I और R1 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। गुड आउट। डिवीजन रूल मतलब कि इसमें कितना करंट जाएगी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। नोट में पहला सीरीज में, सीरीज तो सीरीज में बताई गई है आपको, सीरीज में कि जो I है वो कांस्टेंट रहती है, I कांस्टेंट। तो V इजिकल टू अगर हम बात करें IR, तो जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल का खपत होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरह से करके आपको आता है ऐसा। क्लियर। दूसरा था सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब कि पैरेलल में क्या होता था कि V कांस्टेंट रहता था। क्या रहता था भाई, V कांस्टेंट।
तो V इक्वल टू क्या होती है, V इक्वल टू I इंटू R होती है। तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गई, R। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3, इस तरह से हो गए, है ना। I1 रेशियो I2 इक्वल टू I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 रेशियो, इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन कैसे आप सोल्व करेंगे, सपोज दैट कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके है, सीरीज पैरेलल, है ना, पूरा मिला हुआ है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट भी दिया हुआ है, कठिन कठिन आपको सर्किट भी मिलेगी इसमें। तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सपोज दैट कि मान लो ऐसा क्वेश्चन है, सब में क्या निकालना है, RAB, सब में निकालना है RAB निकालना है, RAB, A और B के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो जैसे मान लीजिए कि इसका है, तो ये हो गया B और ये हो गया A, तो R इस तरह से करंट एंट्री ले रही है, तो क्या लिखेंगे, RAB इज इक्वल टू 2R लिख देंगे। उसी तरह से अगर ऐसा है, ये हो गया R, ये हो गया R और ये हो गया B और ये है A, एक इधर करंट है I1, इधर करंट है I2 और मेन करंट है I। तो R जो AB होगा वो कितना होगा, RAB इक्वल टू R/2, इस तरह से होगा। अब मान लीजिए कि ऐसा हो, इस तरह से है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, B R R R और ये क्या है, A है, देख रहे हैं। तो इसको पहले जोड़ना होगा आपको, ये हो गया R, ये हो गया कितना, R/2, फिर क्या हो गया R, देख रहे, तो ये हो गया B और ये हो गया A। तो जो RAB होगा, RAB तो कितना होगा, R प्लस R/2 प्लस R, यहां पर क्या हो गया 2R और R/2 5R एडिंग, RAB इक्वल टू 5R/2 आ गया। देखो भाई, इस तरह से आप लोग जोड़ते हैं, तो जैसे भी सर्किट रहेगी वैसे आप करते जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इस तरह का सर्किट है, कैपेसिटर में मैंने आपको बताया है कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे तो मान लीजिए कि ये है कितना 3R, ये है आपको R, ये भी R, ये भी क्या है R, ये R है और ये भी R है, ठीक है। ये भी R, ये भी R और ये भी R, ये A है और ये B है। कैसे जोड़ेंगे, इधर से नहीं जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे। ये किस में हो गया, सीरीज में, 3R हो गया। अब ये 3R और ये वाला ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। अब फिर लास्ट में क्या हो गया, सीरीज में हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रही। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होती है, जो मैं आपको कैपेसिटर में बात किया था, याद करो, प्लेन वायर कंसेप्ट की बात किया था। जैसे मान लीजिए कि
इस तरह से न्यूमेरिकल हो, ऐसे ये 2R है, ये भी क्या है 2R, ये भी है आपको 2R, और यहां से इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये भी ऐसे जुड़ा हुआ है। ये जो है B है और ये जो है A है, A और B के बीच आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये अगर A है तो ये भी कितना होगा A, ये भी कितना होगा A, ये भी कितना होगा A। प्लेन वायर में सेम पोटेंशियल होती है। ये हो गए B, ये भी हो गए B और ये भी हो गए B। तो A से B जुड़ा हुआ है, A से B जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो गया 2R। और फिर A से B जुड़ा हुआ है, तो ये अब कितना हो गया 2R। और फिर A से B जुड़ा हुआ है, ऐसे, तो ये कितना हो गया 2R। तो 2R, 2R और 2R ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। ये किस में आया, पैरेलल में। तो जो RAB होगी, RAB उसको क्या लिखेंगे 2R डिवाइडेड बटे 3, और ये हो गया आंसर। समझ में आया है ना भाई। तो इसी तरह से हम लोग कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा मान लीजिए कि मिटाते हैं इसको, सपोज दैट कि इस तरह से है प्रॉब्लम, ऐसे ये हो गया, फिर ये हो गया, इस तरह से। ऐसे ये हो गया A और ये हो गया B। ये सब मान लो, मान लीजिए R है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सिमेट्री नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिमेट्री। तो यहां पर लगा देंगे मिरर, ये हो गया आपको एक मिरर। तो इधर से करंट आएगी, तो इधर से भी करंट ऐसे जा रही है, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, जितना करंट इसमें होगी उतना ही करंट इसमें होगी, और जितना करंट इसमें होगी उतना ही करंट इसमें भी होगी, है ना। I3 इसमें है तो इसमें भी हो गई कितनी, I3 ही हो गई। इसमें अगर I4 है तो इसमें भी क्या है, I4 है। अब जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें है। इसका मतलब है कि ये जो कॉइल है इसको करंट नहीं दिया, और जितना करंट इसमें है उतना ही करंट इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉइल भी इसको करंट नहीं दिया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। इसी सर्किट को हम ऐसे बनाते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया क्या B, और ये हो गया ऐसे। इसको उठा दिया जाएगा, ये कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये जो कनेक्शन है यहाँ पर, इस कनेक्शन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको ऊपर उठाएंगे तो ये किस में हो गया, सीरीज में, और फिर इसके साथ किस में हो गया, पैरेलल में, और फिर टोटल किस में हो गया, फिर सीरीज में, और ये किस में हो गया, सीरीज में, और फिर फाइनल किस में आ गया, पैरेलल में, और हो गया आंसर। ये समझ में आया नहीं आया भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। पैरेलल और सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने बताया है यहाँ पर। आगे आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्किट। जैसे मान लीजिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में थी, इसके पहले जो बताया था वो प्लेन वायर कंसेप्ट था जो शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है।
तो ये तरह तरह के सर्किट हैं। अगर इन सर्किट के बारे में आप जानते हैं तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे एक लॉ पढ़ना है जिसका नाम है किरचॉफ लॉ, करंट में ही पढ़ना है। तो उसमें यही बताता है कि कठिन से कठिन सर्किट को कैसे सोल्व की जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट मतलब जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर, उसमें किरचॉफ लॉ आएगा, तो वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में। और आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आज मैं बताया हूँ आपको पैरेलल और सीरीज का बेसिक कंसेप्ट और उस पर छोटे छोटे प्रॉब्लम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।